हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है पंजाब की, मोगा ज़िला। और मोगा ज़िला के अंदर एक गांव है। उस गांव में क्या हुआ, एक बार एक बाहर से एक एनआरआई घूमने के लिए आया। अब वो वहाँ पर गांव की ज़िंदगी देखना चाहता था कि कैसे लोग रहते हैं, क्या रहन सहन है, क्या खाना पीना होता है, और कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और किस तरह के लोग गाँव में रहते हैं भारत में। तो वो आया, घूम रहा था इधर उधर। अब मोगा ज़िला जो है वो पंजाब का है, तो पंजाब का रहन सहन आप लोग को पता ही है कैसा होता है। दूध दही प्रॉपर, भैंसें, सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर। गांव की लाइफ वो देखकर बहुत खुश हो रहा था। कभी भैंसों की फ़ोटो खींचता, कभी लोगों की फ़ोटो खींचता। कुछ बूढ़े लोग एक दूसरे के साथ बैठकर ताश खेल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। गांव के लोग, जैसे आप जानते हैं कि गांव की कैसी ट्रेडिशनल लाइफ्स होती हैं, उस तरह की लाइफ लोग जी रहे थे। तो वो उन चीज़ों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था। तो जो गांव की औरतें थीं, जैसे कि गांव में चलता है कि कुएं से पानी भरने जाना या भैंसों को चराने के लिए जाना, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कर रही थी और उनकी भी वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। हालांकि उनसे परमिशंस ले रहा था, तो परमिशन लेकर ही। बट अब दिक्कत ये है कि गांव के टिपिकल गांव के लोगों को इंग्लिश नहीं आती उतनी, और जो एनआरआई हैं, जो वहीं पर पले बड़े हैं बाहर ही, उन लोग को यहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती। बट कुछ लोग होते हैं पढ़ लिखे, जो पढ़ लिख जाते हैं। अब वो उनके माध्यम से उन लोगों से बात करता था, गांव के लोगों से। तो उनको बताता था कि वो क्या चाहता है, फ़ोटो क्लिक करना चाहता है या उनके साथ बात करना चाहता है, तो उनसे पूछना चाहता है कि आप लोग का रहन-सहन कैसा है। तो इस तरह की वो बातें लोगों से करने लगा, वहाँ के लोगों को जानने लगा, किस तरह की सोच रखते हैं, क्या आगे के बारे में सोचते हैं, कितने प्रोग्रेसिव टाइप के लोग हैं गाँव में, भारत के गाँव में, स्पेशली पंजाब के गाँव में। तो पंजाब में जो ट्रेंड चलता है नॉर्मली, स्पेशली गाँव में जो चलता है कि बाहर अपने बच्चों को भेजना है। लड़का होगा तो वो बाहर कमाने जाएगा, लड़की होगी तो किसी एनआरआई से शादी करके जाएगी। लेकिन बाहर का बहुत उनको क्रेज़ होता है कि बाहर भेजा जाए। तो क्या हुआ कि वो जो लड़का घूमने के लिए आया था एनआरआई, वो बहुत स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था, अच्छी पर्सनैलिटी, 6 फीट हाइट, और इधर-उधर घूम रहा था, गोरा चट्टा एकदम। तो जो भी लड़कियाँ उसको देखती, हर कोई लड़की अ, उसको पसंद करने लगती और सपने देखने लगती कि काश काश इससे शादी हो जाए। जो औरतें देखती, वो भी ये सोचती थी कि काश उनकी लड़की की उससे शादी हो जाती। तो बहुत स्मार्ट लड़का है, बाहर से यहाँ पर खर्चा करके घूमने के लिए आया है, तो पैसा भी बहुत होगा, अच्छा रहन-सहन होगा, तो उनकी बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी। तो अब वो जो लड़का था, जो बाहर से आया था एनआरआई, वो घूमते-घूमते थक गया। एक जगह पर रुका, उसने पानी माँगा, तो उस घर में से एक औरत निकल कर आई। तो अ, उन्होंने उसको पानी दिया पीने के लिए। अब उसने पानी पिया तो उसने रिक्वेस्ट की कि कुछ खाने को अगर मिल जाता, बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने खाने के लिए भी दिया। तो ऐसे बातें चलने लगी उन लोग की। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं? तो उनके घर में एक लड़का था जो पढ़ रहा था, तो वो थोड़ा बहुत इंग्लिश समझता था। तो उसने टूटी-फूटी अपनी जैसी इंग्लिश है, उनके साथ बात करनी स्टार्ट करी और उनसे पूछ-पूछ कर अपने घर वालों को, अपनी माँ को स्पेशली बताता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उनकी माँ क्या कहना चाह रही है, वो उनको बताता था एनआरआई को कि उनकी माँ क्या कहना चाह रही है। तो उनकी माँ ने अपने बेटे के ज़रिए उनसे कहा कि आप हमारे घर रुक जाइए रात को आराम से, और हमारा बेटा आपको बाकी का गाँव घुमा देगा या आस-पास जो भी जगहें हैं वो घुमा देगा। तो उसको प्रपोज़ल अच्छा लगा। अब वो रात को रुक गया। अब उसको पता नहीं था कि रात को सोने का क्या हिसाब-किताब है, रात को खाया कैसे जाता है, क्या खाया जाता है। और अब वो लोग हैं वहाँ का नॉर्मल ब्रेड, बर्गर, हैमबर्गर्स खाने वाले लोग, और यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड होता है, हैवी फूड होता है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो उसका रात को पेट खराब हो गया। अब उसने हेल्प माँगी तो उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह दे दी उसको, तो वो सुबह तक नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। अब उनका बेटा उसको घुमाने के लिए ले गया। अब वो डेली दिन भर उनके बेटे के साथ घूमता और रात को आकर उनके घर ही सो जाता, रुकता, उनके परिवार वालों से बातें करता। और उनकी एक बेटी भी थी, जो कि शादी के लायक हो गई थी। अब वो जो माँ थी, जो औरत थी, उन्होंने अपने बेटे के ज़रिए उनसे बात की कि क्या वो मैरिड है या नहीं है, तो कैसे है वहाँ पर, घर में कौन-कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या जगह है, जगह का क्या नाम है, वहाँ पे लोगों का रहन-सहन कैसा है, तो उन्होंने जानने की कोशिश की। अब वो बताते गए, जो एनआरआई था, वो बताता गया उनको कि उनके घर में कौन-कौन है, एक माँ है, उनके फादर हैं और उनके एक छोटे ब्रदर हैं।
तो अब इन्होंने अपने बेटे के ज़रिए उनसे पूछा कि क्या वो शादीशुदा है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो अभी शादीशुदा नहीं है और लड़की ढूँढ रहे हैं। हो सकता है कि वो भारत में ही शादी करना चाहें, क्योंकि भारत से उनको लगाव है, तो बहुत अच्छा लगता है उनको भारत आना, कई बार आ चुके हैं। तो उन्होंने इस तरह की कुछ बातें की। तो उनकी माँ की जो औरत थी जिन्होंने उनको अपने घर में ठहराया था, उनकी उम्मीदें जाग गई अपनी बेटी के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनको अपने बेटे के ज़रिए ऑफ़र किया कि आप हमारी बेटी से मिलिए, उससे बातें कीजिए, वो भी पढ़ी लिखी है, आपको अच्छे से समझा भी पाएगी। कल जब आप जाएँगे तो ये दोनों भाई-बहन आप लोग आपके साथ चले जाएँगे और आपको जगह दिखा देंगे अच्छे से। तो वो मान गया। उसने देखा, उसने जो औरत थी उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया उसके सामने, तो वो चाय लेकर आई शाम को। तो बातें-वातें की बैठकर दोनों ने आपस में। अब दोनों की आपस में बातें होने लगी। दोनों को उसकी माँ ने उन दोनों को अकेला छोड़ के उन दोनों को बोला कि आप दोनों आपस में बातें कीजिए, मैं घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। तो वो बातें करने लगे और वो औरत अंदर चली गई घर में, तो वो बाहर आंगन में ही बैठे हुए थे। तो बातें करते-करते उस लड़की को भी वो लड़का पसंद आ गया था, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था, 6 फुट का, अच्छा बॉडी बिल्डर टाइप उसकी बॉडी थी। तो अब उस लड़की को पसंद आ गया, तो उसने भी अपने दिल की बात उसके सामने रख दी कि ऐसे-ऐसे मैं आपको पसंद करती हूँ और अगर आप चाहें तो हम शादी कर सकते हैं। तो लड़का भी राज़ी हो गया, क्योंकि जो बाहर का कल्चर है, वहाँ पर ज़्यादा सोच-विचार नहीं होता। अगर आपको पसंद है तो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस हो जाती है, नहीं पसंद है तो डायरेक्ट मना कर देते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि ठीक है, मैं जाकर अपने पेरेंट्स से बात करूँगा और फिर हम आगे बात बढ़ाएँगे। तो अब हुआ ये कि वो जो औरत थी, उस लड़की की माँ, उन्होंने उसको बोला लड़के को कि आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है, आप रोका कर लीजिए मेरी बेटी के साथ, फिर आप चले जाइए। आप अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, तो हम यहाँ पर प्रॉपर शादी की बात कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ। अब वो लड़का मान गया और उसको यहाँ के ट्रेडिशंस भी देखने थे, जानने थे कैसे क्या होता है। तो वो मान गया। तो उसने बोला कि मुझे कुछ प्रोसीजर नहीं पता है कैसे क्या होता है, तो आप मुझे बताते रहिएगा, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बताया, उसने फॉलो किया, रोका हो गया। अब वो लड़का वापस चला गया। अब यहाँ पर पूरे गाँव में खबर फैल गई कि वो लड़की जो है, उसका रोका हो गया है उस एनआरआई के साथ। तो सब लोग, अब जो-जो लोग अपनी बेटियों के लिए उम्मीदें लेकर बैठे थे, वो लोग जलने लगे उन लोगों से और अ, बुरा-भला कहने लगे कि आप लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, एक भोला-भाला इंसान आया था, आप लोगों ने फँसा लिया और ये और वो। तो बहुत कुछ उनको सुनना पड़ा, बट उनको उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी की ज़िंदगी सेट होने जा रही थी। अब वो लड़का वहाँ पर चला गया। फिर क्या हुआ, दोनों की रेगुलर बातें होने लगी फ़ोन पर। वो एक फ़ोन गिफ्ट करके गया था उस लड़की को, तो अपनी मंगेतर को। अब वो वहाँ से उसको फ़ोन करता, दोनों बातें करते, दिन-दिन भर लगे रहते बातें करने में। तो इन्होंने उनको ऑफ़र किया कि आप लोग आइए इंडिया में, अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, हम बैठकर बात करते हैं, शादी का टाइम सेट करते हैं। तो वो लेकर आ गया। सब उसके माँ-बाप आ गए, उसका छोटा भाई आ गया, सब एक साथ आ गए। तो सबने बात-वात की और उन्होंने बोला कि हम बार-बार नहीं आ पाएँगे, काफ़ी खर्चा होता है, तो हम अब एक ही बार शादी कर लेंगे और फिर मैं चला जाऊँगा। फिर वहाँ जाकर मैं इनको वहाँ बुलाने का अरेंजमेंट करूँगा, बाद में इनको बुला लूँगा वहाँ पर। तो सब लोग अब गाँव के थे, तो उनको पता नहीं था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, हाँ, ये भी है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो इतनी जल्दी बनते नहीं हैं, टाइम लगता है। तो अब इन्होंने फटाफट जल्दीबाज़ी करके कि लड़का हाथ से चला ना जाए, उनका माइंड कन्वर्ट ना हो जाए, डाइवर्ट ना हो जाए इधर-उधर और इतना अच्छा रिश्ता उनके हाथ से चला जाएगा। तो उन्होंने जल्दबाज़ी में शादी कर दी। वो लड़की भी बहुत खुश थी। अच्छे से उन दोनों ने एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, दोनों 1 महीने तक साथ में रहे यहाँ लड़की के घर पे। उसके बाद लड़का और उसकी फैमिली चले गए वापस अपने कंट्री में। अब वहाँ जाकर लड़के ने धीरे-धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। लड़की यहाँ पे टेंशन में आ गई, उसके पेरेंट्स भी टेंशन में आ गए। लड़का धीरे-धीरे बातें करनी कम करता गया, कम करता गया। और उसका फ़ोन, वो फ़ोन करती थी तो फ़ोन नहीं उठाता था। उठाता था तो बोलता था मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर टाइम नहीं देता था। तो लड़की को शक होने लगा, उसके पेरेंट्स को भी शक होने लगा और जो वहाँ के बूढ़े-बुज़ुर्ग थे वो तो उनको पहले से ही सुना ही रहे थे कि आप लोगों ने लड़का फँसा लिया और ये किया और वो किया। तो अब वो भी ये सोचने लगे कि एक तरफ के वो ये सोचने लगे कि अच्छा हुआ हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, वरना वो भी ऐसे ही पछताती। दूसरी बात वो ये सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा? उसको कैसे ढूँढा जाएगा? कहाँ से है, कैसे है? अब वहाँ अनजान कंट्री में, अनजान देश में जाके हम कैसे ढूँढेंगे उसको? तो लेकिन वो लड़की बहुत हिम्मत हिम्मत वाली थी। अब उस लड़की ने सोचा कि कुछ भी हो, उसको तो मैं ढूँढ के रहूँगी। वो कहाँ रहता है, कैसे है? तो वहाँ पर मैं जाके रहूँगी, चाहे कैसे भी जाऊँ। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि वो लड़की कभी भी
अपने डिस्ट्रिक्ट से, ज़िले से, मोगा से कभी बाहर नहीं निकली। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज वगैरह, उसके अलावा वो कभी बाहर अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं गई। इवन कि अपने ही देश में नहीं घूमी तो दूसरे देश में तो जाने की बात ही दूर है। तो उसने फिर भी अपने दोस्तों से हेल्प मांगनी शुरू की कि कोई उसकी हेल्प कर दे, कोई उसको बता दे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या चाहिए, क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, किससे बात करनी होगी, कहाँ जाकर अप्लाई करना होगा। तो उसके एक दोस्त ने उसको सब कुछ बताया कि आप ऐसे ऐसे दिल्ली जाइए, वहाँ पर एयरपोर्ट पर जाइए, उनसे बात कीजिए, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एम्बेसी में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से आपको वीज़ा अप्लाई करके तब आप जा सकेंगे, पासपोर्ट बनवाना होगा सबसे पहले तो लड़की ने अपना सब कुछ छोड़कर ये सब तैयारियाँ करनी शुरू कर दी कि मैं कुछ भी हो आने वाले टाइम में जा कर रहूँगी, और कुछ भी हो उस इंसान को ढूंढ कर रहूँगी कि उसने ऐसा क्यों किया। अब हुआ ये कि वो लड़की दिल्ली आ गई और यहाँ पर धक्के खाने लगी। अब दिल्ली को पहली बार आई, किसी को जानती नहीं। गलती उसने ये की कि वो अकेली आ गई। किसी जान पहचान वाले को लेकर आती तो भाग दौड़ करने में आसानी रहती, इधर उधर पता करने में आसानी रहती। बट अब वो अकेली आ गई क्योंकि हिम्मत थी और उसके अंदर जज्बा था कि मैं उसको ढूंढ कर रहूँगी, तो मुझे खुद ही कुछ करना है। तो वो आ गई, दिल्ली आई, एम्बेसी का पता किया कहाँ पर है, एम्बेसी में गई, सब कुछ अप्लाई कैसे करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और वापस अपने गाँव चली गई। वहाँ जाकर उसने जो भी उसके टीचर्स थे, उनके कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे, उनसे हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प कीजिए, ये फॉर्म फिल करने में, ये सब कुछ अप्लाई करवाने में, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है तो मुझे पता करना है। उन सब ने समझाया कि मत करो, जो हो गया उसको भूल जाओ, यहीं पर किसी से शादी करो और अपनी ज़िंदगी बिताओ और यहीं पर कोई नौकरी कर लो, भूल जाओ उसको, कुछ नहीं होगा। बाहर के लोग ऐसे ही होते हैं। पर वो नहीं मानी, उसको ज़िद थी कि उसके साथ ये गलत हुआ कैसे, उसने पहचाना क्यों नहीं, पहचान क्यों नहीं पाई। तो अब लोगों ने उसको हेल्प करनी स्टार्ट की, उसके लेक्चरर्स ने उसके फॉर्म फिल करवाए, फिर वो गई दोबारा से एम्बेसी में। तो उसने सारे फॉर्म में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली। अब उसको बोला गया कि 2-3 महीने में आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसने पासपोर्ट वगैरह भी बनवा लिया था, अब उसको वीज़ा मिल गया। अब वीज़ा उसने लिया, वर्क वीज़ा, क्योंकि एम्बेसी वालों ने बोला कि आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास एड्रेस नहीं है कि आप वहाँ जाके किसके पास जाओगे, कहाँ रहोगे, कोई आपका जानने वाला नहीं है, तो हम किस बेसिस पे आपका वीज़ा बनाएंगे। एक कंडीशन हो सकती है कि आप काम के लिए वहाँ जाइए, काम ढूंढिए, काम कीजिए, उतने टाइम के बीच में अगर आप उस इंसान को ढूंढ सकते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है। अगर नहीं ढूंढ सकते तो जैसे ही आपका वीज़ा खत्म होगा आपको वापस आना पड़ेगा। तो लड़की मान गई। अब उसने अपना वीज़ा बनवाया, सामान उठाया और ट्रेन में बैठ गई दिल्ली आने के लिए। तो उन्होंने उसको बताया कि दिल्ली से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी, आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब वो जो एनआरआई था वो था कनाडा का। तो उसने क्या किया, ट्रेन पकड़ी दिल्ली की, और वो एक्चुअल में वो दिल्ली रुक कर आगे मुंबई तक जाने वाली थी ट्रेन। अब वो सो गई ट्रेन में। नॉर्मली दिल्ली से मोगा ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, 5-6 घंटे लगते हैं, बट काफ़ी टाइम तो वो जागती रही, यही सोच विचार करती हुई कि वहाँ पर जाएगी तो करेगी क्या। जिद में निकल तो गई है, पर वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेगी, क्या करेगी, बात भी करनी ठीक से नहीं आती है, इंग्लिश ठीक से नहीं बोलनी आती है। लेकिन वहाँ पर तो लोग बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको कैसे समझेगी, अपनी बात कैसे समझाएगी, क्या करेगी, किससे मदद मांगेगी। यहाँ तो अपने लोग थे तो मदद करती, वहाँ कौन करेगा। तो ये सब उधेड़-बुन में वो लगी हुई ट्रेन में सोचती हुई। तो वो चले जा रही थी ट्रेन, सर पर दौड़ती जा रही थी दिल्ली की तरफ। तो वो बैठी हुई थी आराम से, बैठे बैठे उसकी आंख लग गई, उसको नींद आ गई। अब दिल्ली पहुंचने ही वाली थी कि उसकी आंख लग गई। तो दिल्ली कब ट्रेन रुकी, कब वहाँ से चल पड़ी, उसकी इतनी टेंशन में थी कि वो काफ़ी दिनों से प्रॉपर सही से सो भी नहीं पाई थी। तो उसकी बहुत देर तक आंख लगी रही, सोई रही। अब जब वो सो कर उठी तो ट्रेन जो है वो मुंबई तक आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। अब वो बहुत पछताई कि उसने टाइम वेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो वो उठकर भागी, ट्रेन की चेन खींचने के लिए कि मैं ट्रेन रास्ते में रुकवा लेती हूँ, वहाँ से वापस चली जाऊँगी, कुछ भी करूँगी। लेकिन उसके साथ में जो एक युवक बैठा था, उसने उससे बात की, क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रहे हैं, अचानक से उठे और इतना घबरा तबड़ी में आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उसने उसके साथ शेयर किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया और मुझे दिल्ली उतरना था और मैं सोई रह गई और मैं आधे रास्ते पहुँच चुकी हूँ मुंबई के। तो उसने फिर उसको समझाया, कोई बात नहीं, आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर बात कीजिए और अपनी जो फ़्लाइट है वहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं, आप मुंबई से ले लीजिए। एक ही बात है, दोनों इंटरनेशनल हैं तो आप दोनों से जा सकते हैं। मुंबई से फ़्लाइट लेके आप दिल्ली जा सकते हैं। अगर आप अभी रास्ते से उतरेंगे भी इस टाइम पर, रास्ते में आपको रिटर्निंग की कब ट्रेन मिलेगी, आप कब दिल्ली पहुँचेंगे, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो आप मुंबई पहुँच के वहीं से आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हो या फिर वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट ले सकते हो। फ़्लाइट में आपको कम टाइम लगेगा। तो उसको ये तरीका समझ में आया, वो बैठ गई आराम से। तो वो लड़का उससे आगे पूछने लगा क्या हुआ, पूरा डिटेल में जानने लगा, कैसे क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ।
तो वो लड़की उसको सारी अपनी आप बीती बताती गई कि उसके साथ कैसा कैसा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे शादी तक पहुँचे। तो वो लड़का धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहा था बातें सुन सुन के, क्योंकि ये सबको पता ही है कि एनआरआईज, अगर आप किसी इंसान को कोई एक, तो आप दूसरा जो सामने वाला है आपके बिल्कुल ही कल्चर के अगेंस्ट है, अगेंस्ट इन द सेंस अपोजिट है, वो आप उसके कल्चर को नहीं जानते हो, वहाँ पर कैसा रहन सहन है, लोगों की वैल्यूज़ कितनी करते हैं, उनकी फीलिंग्स को कितनी वैल्यूज़ देते हैं। और दूसरा, वो टेम्परेरीली आपकी कंट्री में घूमने आया है और आपने इतने बड़े सपने देख लिए, पहचानते नहीं जानते नहीं, तो ऐसा कुछ तो होना वाजिब था आप लोगों के साथ। तो अब वो लड़का उसे समझाने लगा कि ये तो नॉर्मल केसेस हैं, आप उसको कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, और वहाँ पर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको बहुत जल्दी, आपको टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। नहीं तो अगर आप कहीं छुपे रह गए तो कहीं ना कहीं तो आपको पकड़ लेंगे, वो बहुत एडवांस कंट्री है, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फिर आपको छुड़ाएगा कौन वहाँ पर। तो लड़की और ज़्यादा टेंशन में आ गई, पूछने लगी अब क्या करूँ, आगे क्या किया जा सकता है। तो लड़के ने उसको समझाया कोई बात नहीं, आप इतनी हिम्मत रख कर जब ये कर रही हैं तो आप एक बार वहाँ पर पहुँचिए, जाइए, भगवान आपके साथ रहेगा और आपकी हिम्मत को बढ़ाता रहेगा और आपकी मदद भी करेगा, कोई बात नहीं, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको अपने लोग। तो वो लड़की वापस दिल्ली पहुँच गई कैसे भी करके, ठीक है। अब वो फ्लाइट में बैठी और निकल गई कनाडा। अब जैसे ही कनाडा पे लैंड करती है तो एकदम से उसकी दुनिया बदल जाती है। वो देखती है आसपास सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं, कोई अपना कहने के लिए अपना नहीं है। अब उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, इतनी स्पीड से लोग इंग्लिश बोल जाते हैं, उसके ऊपर से निकल जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता किससे बात करें किससे नहीं करें। फिर उसको दूर एक साइड में बैठे हुए एक अंकल दिखाई दिए जो उसको दूर से इंडियन लग रहे थे। तो वो गई उनके पास, उनसे बात की, उनको बताया कि अंकल मैं यहाँ पर नई हूँ और मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे क्या है, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे अ, किसी ऐसे होटल में पहुँचा दीजिए जहाँ पर खर्चा कम हो और मैं आराम से रह सकूँ। तो उन्होंने हेल्प की, वो अच्छे भले इंसान थे, उन्होंने हेल्प की। उन्होंने पहले तो उसको ऑफ़र किया कि मेरे घर में मैं और मेरी वाइफ़ रहते हैं, हम दोनों बूढ़े हैं, तो आप हमारे घर में रह सकते हो। तो उस लड़की को अच्छा, मतलब अच्छा क्या, उसको कंफर्टेबल नहीं लगा। अच्छा तो लगा ऑफ़र, बट कंफर्टेबल नहीं लगा कि अननोन, ऐसे मैं कभी मिली नहीं, कभी जानती नहीं, तो किसी के घर में कैसे रह लूँ। तो उसने बोला नहीं, मुझे होटल में ही ठीक है, मैं होटल में कंफर्टेबल रहूँगी। तो अंकल ने उसको होटल में पहुँचा दिया, वहाँ पे बात करके उसका अरेंजमेंट करवा दिया। और फॉर सेफर साइड वो अंकल उसको अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस भी देकर गए कि कभी ज़रूरत लगे तो फ़ोन कर देना या फिर हमारे घर आ जाना। तो लड़की ने उनके पैर छुए, क्योंकि इंडियन कल्चर भूलता नहीं है अपना कल्चर। तो पैर छुए, अंकल ने आशीर्वाद दिया और उसको आशीर्वाद जो दिया कि तुम अपने मकसद में कामयाब रहो। तो वो लड़की की हिम्मत और बढ़ गई। अब वो होटल के रूम में बैठी हुई, खाना आ गया उसके लिए, क्योंकि अंकल पहले ही ऑर्डर कर रहे थे, उनको पता चल गया था कि ये नहीं मंगा पाएगी। तो जैसे तैसे जो भी खाना आया उसने खाया। उसके बाद वो बैठी थी, सोच रही थी कि अब सबसे पहले क्या किया जाए, ढूंढे कैसे उसको, कहाँ से शुरुआत की जाए। तो अब उसने ये सोचा कि सबसे पहले यहाँ पर रहना है तो कुछ कमाना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिन मेरे पास जो पैसे हैं वो चलेंगे, कैसे मैं खर्चा चलाऊंगी, तो उसके लिए मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए, कहीं इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ेगी, उसमें भी खर्चा होगा। तो उसने नेट पर वहाँ पर सर्फिंग करके जॉब ढूंढनी शुरू की। तो जॉब ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह पर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली। तो उसने वहाँ पर कॉल किया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर उनसे बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं थी कि वो कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन वो लड़की फिर भी उनके ऑफिस में गई। उसने सोचा कि मैं फिजिकली जाके खुद से उनसे बात करूँगी। फ़ोन पर पहली बार इंटरव्यू दे रही थी, तो उसको कन्फ्यूज़न थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस बेसिस पे मना किया। तो वो गई वहाँ पर, तो जो ऑलरेडी वहाँ पर एचआर थी, उन्होंने उसको देखा और समझ गए कि ये इंडिया से आई है। तो उन्होंने उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया। तो पूछा कि आप कैसे आए हो, आपका तो कम्युनिकेशन भी इतना ख़राब है, आप यहाँ पर सर्वाइव कैसे करोगे, किसको जानते हो, किसके पास रुके हो। तो लड़की ने, अब वो भी एचआर भी लड़की थी, तो उस लड़की से रहा नहीं गया और वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगी। तो उसने अपनी आप ही थी उस एचआर को बतानी शुरू की। अब वो एचआर है, वहीं पर रहती है, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो उस एचआर ने बोला कि आप एक काम कीजिए, मैं भी यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ, आप मेरे साथ रहिए और मैं आपकी हेल्प करूँगी उस इंसान को ढूंढने में। तो अब इसने बोला चलिए ठीक है, हम मैं आपके साथ चलती हूँ। ये चली गई उनके साथ। अब उस एचआर ने उसकी हेल्प की कि उसको वहाँ पे जॉब भी दे दी, क्योंकि वो एचआर भी समझती थी कि कहीं भी सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए और ऐसे काम के लिए जो आपको पता ही नहीं है कितने टाइम आप रुकोगे, कितना खर्चा आपका होगा, तो आपको पैसे तो चाहिए होंगे। तो उस एचआर ने अपना जैसे तैसे अपनी जान पहचान चला के उस लड़की को वहाँ पे जॉब दिलवा दी। अब वो साथ साथ जॉब करने लगी, दोनों साथ में जाती थी ऑफिस, दोनों साथ में आती थी वापस, और फिर दोनों
लग जाती थी सर्च करने में उस लड़के को। उस लड़की ने अपने फ़ोन में उस लड़के की फ़ोटो रखी हुई थी, जो उनके शादी के टाइम की फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी, तो उसने काफ़ी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखी हुई थी। उसके बाद जो वो लोग घूमने भी गए, तो सोर्सेज़ उसके पास थे, बट सोर्सेज़ के नाम पे सिर्फ एक फ़ोटो थी और नाम था। अब वो नाम भी असली है या नकली है उसको नहीं पता। तो उसने उस एचआर को वो फ़ोटो दिखाई। अब उस एचआर ने वो फ़ोटो देखी, उस लड़की ने, तो उसको लगा कि उसने उस इंसान को कहीं देखा है। तो वो सोचती रही। फिर दोनों थक चुकी थी, तो उसने बोला चलो अभी सो जाते हैं, बाद में देखेंगे। फ़ोटो मैंने देख ली है, मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा है, तो मेरे को याद आ जाएगा कि मैंने उसको कहाँ देखा है, मैं आपको बता दूँगी। तो अब अगले दिन सुबह उठे, अब वो लड़की टेंशन में ऑलरेडी कि मुझे डायरेक्टली वही पर्सन मिल गया जिसने उस इंसान को यहाँ पर देखा है, तो इससे अच्छा रिसोर्स और क्या हो सकता है। तो वो उससे लगातार पूछने लगी कि आपको याद आया, आप बताइए आपने कहाँ देखा है, ऐसे ऐसे। तो वो धीरे धीरे जो एचआर थी वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगी कि आप इतना मत पीछे पड़िए, मुझे जब याद आएगा मैं बता दूँगी, टेंशन मत लीजिए। आपकी जॉब चल रही है, आपको रहने की जगह मिली हुई है, टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। तो अब वो फ्राइडे का दिन था और सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो दोनों का ऑलरेडी प्लान था कि हम सैटरडे संडे में घूमने के लिए निकलेंगे बाहर। तो अब जब सैटरडे को वो ऑफिस करके फ्राइडे को शाम को जब वापस आए अपने रूम पर, अपने घर पे, तो उस एचआर को याद आया कि चलिए एल्बम देखते हैं शादी की। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, वहाँ देखते हैं। तो बैठ के देख रही थी, तो वो अपनी उस नई फ्रेंड को भी दिखा रही थी जो इंडिया से आई हुई थी। अब वो देखते देखते उस एल्बम में उस लड़की की फ़ोटो निकल आई। तो वो लड़की हैरान रह गई कि ये तो काफ़ी क्लोज लग रहा है, जो कॉमन आपका फ्रेंड लग रहा है, या आप ऐसे इंसान हैं जो किसी और के थ्रू ऑलरेडी उसको जानते हैं, तो इसको ढूंढने में आसानी होगी। अब उस लड़की जो एचआर थी उसने भी अपने कॉन्टैक्ट्स दौड़ाए, अपनी उस फ्रेंड को बात की जिसकी शादी की वो एल्बम देख रही थी। तो उससे पूछा, उसको फ़ोटो सेंड की कि ये लड़का कौन है, तुम्हारी शादी में आया था। तो उसने उसका एड्रेस बताया कि ये यहाँ पर रहता है। तो उसने पूछा क्या रीज़न है, आप क्यों ढूंढ रहे हो इसको। तो इसने बताया सारी सिचुएशन, कैसे ऐसे इंडिया गया था घूमने के लिए, वहाँ पर शादी कर कर आया है और काफ़ी सारा उनसे पैसा वैसा भी लिया है दहेज के नाम पे। तो अब वो लड़की जिससे उसने शादी की है वो उसको ढूंढ रही है यहाँ पर और अकेली है। तो वो लड़की भी हैरान हो गई। वो बोली कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ये वहाँ जाके कैसे शादी कर सकता है। तो ये सुनकर वो जो लड़की इंडिया से आई थी उसका दिल और ज़ोर से धड़कने लगा, वो बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। आखिरकार जैसे तैसे करके ये उसके घर पहुंची। जाकर देखा, जैसे ही इसने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खुला और अंदर से एक 4-5 साल का एक लड़का, गोरा चिट्टा एकदम, भागता हुआ गेट की तरफ आया और इंग्लिश में उसने अपनी मदर को बुलाया कि देयर इज समवन ऑन द गेट। सो तो उसकी माँ आई भागते हुए कि कौन आया। सामने ये लड़की और इसकी वो फ्रेंड एचआर खड़े हुए थे। अब वो उसकी वाइफ जो थी, उस पर्सन की, उस लड़के की, वो इस एचआर को जानती थी क्योंकि ये विद फैमिली ही वहाँ पर गया था, बट फोटो में ही उस टाइम पर अकेला था। उस फोटो में जिसमें उसने देखा तो इसकी वाइफ कहीं इधर उधर किसी और अपने फ्रेंड सर्कल में होगी, तो वो जानती थी इसको। तो उसने बोला कि कहाँ कैसे आना हो। तो इस एचआर ने उस लड़की को समझा दिया था कि अभी कुछ बात मत करना, पहले सब चीज़ें पता कर ले, उसके बाद आराम से बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ फ्रेंड्स की तरह ही मिलेंगे। तो वो जो लड़का था वो घर पर नहीं था, वो अपने ऑफिस में गया हुआ था। तो घर पे सिर्फ उसकी वाइफ थी और उसके मदर फादर थे। और उसके मदर फादर सो रहे थे क्योंकि देखा उन्होंने भी था उस लड़की को, तो वो जानते थे उस लड़की को, इंडियन जो लड़की आई थी। तो अब ये अकेली थी, तो इससे बैठ के उन्होंने बात की, बातें करते रहे और बस हालचाल पूछा, चाय वाय पिया और निकल गए वापस। अब चले गए तो उस लड़के की वाइफ ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे वो लड़की आई थी एचआर, और उसके साथ एक और उसकी इंडियन फ्रेंड थी जो आई थी, और काफ़ी उसने चूड़ियाँ वगैरह, अब उनको नहीं पता क्योंकि वो तो फॉरनर है, तो उसको नहीं पता चूड़े का क्या कंसेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ तो चूड़ा चलता है पंजाब में। तो अब वो पूरा चूड़ा वूड़ा पहन के घूम रही थी। तो उसने बोला कि काफ़ी वो ड्रेस्ड अप थी और चूड़ा वगैरह, उसने इसको चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स वगैरह पहनी हुई थी और इस तरह की दिखती थी। तो वो आई थी। उस लड़के के माथे से पसीने निकलने लगे कि ये कैसे हो गया, उसको तो इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो यहाँ तक कैसे पहुँच गई और मुझे कैसे ढूंढ लिया अचानक से। तो हुआ ये कि उस लड़के ने बहाना बनाकर अपनी वाइफ को बोला कि हम कहीं घूमने चलते हैं, मुझे छुट्टियाँ मिली हैं ऑफिस से, तो हम कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलते हैं। तो वो अपने पूरे परिवार को, अपने पेरेंट्स को और अपनी वाइफ को, बच्चे को लेकर घूमने निकल गया।
चला गया। पीछे से वो लड़की और एचआर फिर से आई उनके घर पे, बट डोरबेल बजाते रहे, किसी ने खोला नहीं। तो उनके पड़ोसी लोगों ने बताया कि वो लोग घूमने गए हुए हैं 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद आएंगे। तो वो फिर से टेंशन में आ गई कि उसको पता चल गया होगा। वापस आके फिर से वो लड़की रोने लगी। तो आखिरकार जैसे तैसे करके उसने वो 10 दिन काटे और 11वें दिन फिर से उसके घर पहुंच गई। तो जब वो पहुंची तो वो अभी गाड़ी से उतर कर सामान ही रख रहे थे घर के अंदर, अभी वापस ही आए थे। तो सामने से ये जाकर खड़ी हो गई इंडियन लड़की अपनी एचआर फ्रेंड के साथ। अब खड़ी हुई तो उसके पास शब्द नहीं थे उस लड़के के पास, उसके जस्ट सामने फेस टू फेस खड़ी हो गई तो उसके पास शब्द नहीं थे, क्या बोले, कैसे अपनी वाइफ के साथ इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि पेरेंट्स तो जानते हैं। और उधर से उसके पेरेंट्स के भी माथे पर पसीने आ गए कि ये क्या हुआ और ये अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गई। तो वो जैसे तैसे करके उनको अंदर लेकर गया घर पे। और अब वो लड़की जैसे ही कुछ बोलने लगती, वो जो छोटा लड़का था 4-5 साल का, उसका बेटा जो था लड़के का, वो भाग कर कुछ ना कुछ खेल करता हुआ, कुछ शरारतें करता हुआ उसके आसपास से गुजरता। तो वो लड़की का मन अचानक से बदल जाता। वो ये सोचती कि यार अगर मैं बता दूंगी कि इसने क्या किया मेरे साथ तो इसकी वाइफ इसको छोड़ देगी, और इन दोनों के चक्कर में, और मेरी ज़िंदगी का तो जो हुआ वो हुआ, इन दोनों के चक्कर में इस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसने क्या कसूर किया है, मेरी गलती थी, मेरे पेरेंट्स की गलती थी कि हमने इस पर ट्रस्ट किया, हमने सोचा नहीं, बैकग्राउंड नहीं चेक किया, लेकिन उसकी सज़ा ये बच्चा क्यों भुगते। तो वो मायूस सी होकर चुप सी हो गई और नॉर्मल बातें करने लगी उसकी वाइफ से। और उस लड़के को, जिस लड़के ने उसको धोखा दिया था, यानी कि उस बच्चे के बाप को, तो वो इग्नोर करने लगी और सिर्फ उसकी वाइफ से बात की। उसने चाय वाय पी और चली गई अपनी एचआर फ्रेंड के साथ। और उसकी एचआर फ्रेंड पूरे रास्ते उससे पूछती कि क्या हुआ, तेरे पास इतना अच्छा मौका था, सबके सामने बैठ के तू बोल सकती थी, तूने बोला क्यों नहीं। बहुत उसने पूछा उससे और वो चुप रही, पूरे रास्ते चुप रही। जैसे ही वो घर पहुंची बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी। तो अब वो एचआर भी फॉरेनर थी, वहीं की थी, वहीं पली बड़ी, वहीं पैदा हुई। तो उसको वो इमोशंस कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे कि क्या रीज़न है कि ये बोली क्यों नहीं, जिसके लिए इतनी दूर से अकेली इतना कुछ सह कर आई है। तो यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे आके ये बोली क्यों नहीं। तब उसने, उस लड़की ने उसको समझाया अपनी फ्रेंड को कि ऐसे ऐसे जो गलती मैंने की, मेरे पेरेंट्स ने की, उसकी सज़ा वो छोटा बच्चा क्यों भुगते। क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और औरत को धोखे से उसके साथ शादी करके उसको धोखा देकर वापस आकर उसके साथ रह रहा है। तो जैसे उसकी पत्नी को पता चलेगा तो वो उसको छोड़ देगी। अब उन दोनों के चक्कर में ये बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं ये नहीं देख पाऊंगी क्योंकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है उसमें, उसको नहीं पता कि उसके बाप ने क्या किया। लेकिन मेरी ज़िंदगी खराब हुई, ठीक है, वो मेरी गलती है, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे माँ बाप को मिलनी चाहिए। अब इसमें उस बच्चे की ज़िंदगी में खराब नहीं कर सकती। तो वो एचआर भी उसकी बातें सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसको ज़ोर से गले से लगा लिया। और उसने उसको बोला कि तुम कोशिश करो मेरे साथ रह जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, तुम्हारी यहाँ पर लाइफ सेट हो जाएगी, चिंता मत करो, तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगी जब तक तुमको अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती है, पर तुम मेरे साथ रहो। अब उस लड़की को भी लगा कि वापस अपने गाँव किस मुँह से जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बदनामी हो चुकी है। तो उसने अपनी माँ को बोला फ़ोन करके कि माँ मुझे वो मिल गया है और मैं यहाँ पर उसके साथ खुशी से रह रही हूँ, और आप मेरी चिंता मत कीजिए, सबको बोलिए सब सही है, और मैं कभी कभी वहाँ पर मिलने आया करूँगी। तो मैं अब उसके साथ ही रह रही हूँ। वो यहाँ पर बिज़ी था इसलिए बात नहीं कर पा रहा था, उसकी कंपनी से उसको कभी इधर कभी उधर भेजते रहे तो उसके पास टाइम नहीं था। बट अब जब मिली हूँ तो उसने मुझे यहीं पर रख लिया और वो कह रहा है कि अब वापस मत जाओ। तो इस तरह उसने झूठ बोला अपनी माँ से और वहाँ पर रहने लगी। अब उसकी जो एचआर फ्रेंड थी उसने उसको जॉब दिलवा दी अच्छी, और वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी। लेकिन अपनी इस छोटी सी गलती से वो अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गई। ना उसे वो पति मिला जिसकी चाह में वो परिवार छोड़ कर गई, ना वो उस परिवार के पास वापस जा पाई जिसकी गलती की वजह से और जिनकी ऐसी सोच की वजह से कि उनकी बेटी अगर एनआरआई से शादी करके बाहर रहेगी तो बहुत खुश रहेगी और अच्छी ज़िंदगी जिएगी, ना तो उनकी बन के रह पाई, ना उनके पास वापस जा पाई, ना अपने उस पति के पास जा पाई जिसने उसको धोखा दिया। तो ये कहानी थी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आई है या नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय गाइस।